इससे पहले हम लोग खान सर के बायोलॉजी नोट्स का लगभग पेज नंबर 26 तक समाप्त कर लिए थे। अब हम लोग यहाँ से पेज नंबर 27 को प्रारंभ करते हैं। जब कभी सांस लेने में हमें किसी बीमारी के कारण परेशानी होती है तो वेंटिलेटर मशीन द्वारा कृत्रिम सांस दिया जाता है। इसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला दिया जाता है क्योंकि ऑक्सीजन बहुत भारी होता है। वेंटिलेटर मशीन का प्रयोग आईसीयू में होता है। अधिक गहराई पर जाने वाले गोताखोर अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम ले जाते हैं। अब पानी में कम गहराई तक जाने वाले गोताखोर अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ले जाते हैं। यानी कि जो कम गहराई तक जाता है वो नाइट्रोजन ले जाता है और जो अधिक गहराई तक जाता है वो हीलियम ले जाता है। वयस्क मानव 1 मिनट में 1418 बार सांस लेता है। छोटा बच्चा 1 मिनट में 14 से 30 बार सांस लेता है। छोटा बच्चा 1 मिनट में 14 से 30 बार सांस लेता है। अब कोशिकीय श्वसन यानी कि सेलुलर रिस्पायरेशन, यह मानव कोशिका के अंदर होता है। ठीक है, यह एक जटिल क्रिया है जिसके द्वारा पाचन के फलस्वरूप बना ग्लूकोज कोशिका के अंदर टूट जाता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। कोशिकीय श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय द्रव्य में और एक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब यहाँ श्वसन के बनाए हुए हैं कोशिकीय श्वसन का, एक कोशिका द्रव में होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, और कोशिका द्रव में अनावश्यक श्वसन होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीय श्वसन होता है। ठीक है, ये कोशिका द्रव में अंदर द्रव्य भरा हुआ है, ठीक है, कोशिका का, और ये अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया है। अब कोशिका द्रव्य में श्वसन, यह कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव्य में श्वसन, ये कोशिका द्रव्य में होता है। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अतः इसे अनावश्यक श्वसन कहते हैं। ठीक है, अब बीज का अंकुरन जीवाणु तथा ईस्ट में अनॉक्सिक श्वसन होता है। अब बीज का अंकुरन तथा जीवाणु तथा ईस्ट में अनॉक्सिक श्वसन होता है। कोशिका द्रव्य में अनॉक्सिक श्वसन के फलस्वरूप 4 एटीपी का निर्माण होता है। कोशिका द्रव्य में अनॉक्सिक श्वसन के फलस्वरूप 4 एटीपी का निर्माण होता है, जिसमें से 2 एटीपी ग्लूकोज को तोड़ने में खर्च हो जाता है। ठीक है, और 2 एटीपी शेष बच जाता है, अतः ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 एटीपी का लाभ होता है। अब ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स चक्र प्रारंभ होता है। ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी एसिटाइल को सीए को कहते हैं। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन, यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें ऑक्सी श्वसन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन, यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं क्योंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले चक्र को क्रेब्स चक्र कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले चक्र को क्रेब्स चक्र कहते हैं क्योंकि इसकी खोज क्रेब्स नामक विद्वान ने किया था। कोशिका द्रव्य में हुए ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप बने 2 पाइरुविक अम्ल को माइटोकॉन्ड्रिया में पुनर्गठन या टूटना होता है। एक पाइरुविक अम्ल में अपघटन से 18 एटीपी बनते हैं, अतः माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचे 2 पाइरुविक अम्ल के अपघटन से कुल 36 एटीपी बनते हैं। कहने का मतलब कि कोशिका द्रव्य में हुए ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप बने 2 पाइरुविक अम्ल को माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण अपघटन या टूटना होता है। एक पाइरुविक अम्ल के अपघटन से 18 एटीपी का निर्माण होता है, अतः माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचे 2 पाइरुविक अम्ल के टूटने से 36 एटीपी का निर्माण होता है। अब ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हमें 2 एटीपी का लाभ होता है, अतः कुल एटीपी की संख्या 39 हो जाती है। मतलब कि अब ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हमें 2 एटीपी का लाभ होता है, अतः कुल एटीपी की संख्या 39 हो जाती है। 36 क्रेब्स चक्र से मिलता है और 2 ग्लाइकोलाइसिस से मिलता है। 36 को हम लोग को क्रेब्स चक्र से मिलता है और 2 को ग्लाइकोलाइसिस से मिलता है। अब 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं जिसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, 36 को ग्लाइकोलाइसिस से मिलता है, 36 को क्रेब्स चक्र से मिलता है और 2 को ग्लाइकोलाइसिस से मिलता है, तो टोटल 38 हो गया। अब 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। क्रेब्स चक्र के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्रेब्स चक्र के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है
अब श्वसनीय पदार्थ क्या होता है? वैसे पदार्थ जिसका कोशिकीय श्वसन के दौरान अपघटन यानी कि टूटना होता है और हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसे श्वसनीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट वसा में टूटता है, वसा प्रोटीन में टूटता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट वसा में टूटता है, वसा प्रोटीन में टूटता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट वसा में टूटता है, वसा प्रोटीन में टूटता है। अब आंतरिक श्वसन यानी कि कोशिकीय श्वसन यानी कि के फलस्वरूप हमें सांस नहीं लेते हैं, बल्कि हमें ऊर्जा निर्माण करते हैं। ठीक है, आंतरिक श्वसन यानी कि कोशिकीय श्वसन ये है के फलस्वरूप हम सांस नहीं लेते हैं, बल्कि ऊर्जा का निर्माण करते हैं। फेफड़े में होने वाले श्वसन को बाह्य श्वसन कहते हैं, जबकि कोशिका में होने वाले श्वसन को आंतरिक श्वसन कहते हैं। फेफड़े में होने वाले श्वसन को बाह्य श्वसन कहते हैं, जबकि कोशिका में होने वाले श्वसन को आंतरिक श्वसन कहते हैं। अब है परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब जीव जंतु में भिन्न पदार्थ जैसे जीव जंतु में विभिन्न पदार्थ जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के पोषक पदार्थ ईटीसी के परिवहन के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, मानव में परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से रक्त तथा लसिका द्वारा होता है। ठीक है, मानव में परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से रक्त तथा लसिका द्वारा होता है। ठीक है, अब परिसंचरण तंत्र के 3 प्रकार होते हैं: ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार से होते हैं। एक ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तीसरा होता है मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे कि ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। इस प्रकार के तंत्र में रक्त बिना किसी प्रेशर यानी कि दाब के आगे बढ़ता है, जैसे तेलचट्टा, और ये ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है। घेघा ये मोलस्का के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, मतलब ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिस तेलचट्टा में होता है और घेंगा में होता है। ठीक है, यानी कि ऑर्थोपोडा के जितने ग्रुप होते हैं उसमें होता है और मोलस्का में हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार के तंत्र में रक्त बिना किसी प्रेशर या दबाव के आगे बढ़ता है। ठीक है, अब होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है? इसमें रक्त एक नली के माध्यम से निश्चित प्रेशर से आगे बढ़ता है। अब क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? इसमें रक्त एक नली के माध्यम से एक निश्चित प्रेशर यानी कि दाब से आगे बढ़ता है, जैसे मानव स्तनधारी होता है, केंचुआ, एनीलिडा, ये दोनों में हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग अब हो गया तीसरा मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें रक्त कभी एक निश्चित दाब से आगे बढ़ता है, अर्थात कभी कभी विपरीत दिशा में जाने लगता है, जैसे मछली मेंढक में हो ये होता है। ठीक है, जैसे कि मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? इसमें रक्त कभी निश्चित दाब से आगे बढ़ता है, अर्थात कभी विपरीत दिशा में जाने लगता है, जैसे मछली मेंढक। अब आ गया रक्त वाहिनी यानी कि ब्लड वेसल्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ब्लड वेसल्स के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। रक्त को ले जाने रक्त को आने तथा ले जाने वाले नसों के रक्त वाहिनी कहते हैं, या यह धमनी तथा सीरा होता है। ठीक है, धमनी में शुद्ध ब्लड होता है, सीरा में अशुद्ध होता है। ठीक है, यह शरीर की आंतरिक गहराई में पाया जाता है, धमनी। ठीक है, यानी कि आर्टरी जो मेन ब्लड यही होता है, यह शरीर के अधिक गहराई तक पाया जाता है। इसमें रक्त का दाब एवं प्रेशर दोनों अधिक होते हैं, जिसके कारण यह मोटा होता है। ठीक है, धमनी मोटा होता है। इसमें रक्त लाल होता है, धमनी में रक्त लाल होता है। इसमें कपाट नहीं पाया जाता, यानी कि वैल्यू नहीं पाया जाता है। यह रक्त को बाह्य से लेकर शरीर के अंगों तक जाता है। ठीक है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है, अपवाद फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त। यह शरीर में कम गहराई पर जाता है। ठीक है, सीरा क्या होता है? यह शरीर में कम गहराई पर जाता है। इसमें रक्त का दबाव दोनों कम होता है, इसलिए इसकी दीवारें पतली होती है। ठीक है, इसका रंग हल्का नीला होता है। इसमें कपाट यानी कि वैल्यू पाया जाता है। यह शरीर से रक्त को लेकर हृदय तक जाता है। ठीक है, इसमें अशुद्ध रक्त बनता है। ठीक है, अपवाद में धमनी शुद्ध रक्त। अब इस शरीर में रक्त का मार्ग कैसे बनता है? देखिए, ये हार्ट है, ये हार्ट है, हार्ट से धमनी में जाएगा यानी कि एरोटा में जाएगा, उसके बाद में महाधमनी में जाएगा, अब छोटी धमनी में जाएगा, फिर कोशिका में जाएगा। ठीक है,
अब कोशिका से फिर क्या होगा कि छोटी शिरा में जाएगा, फिर शिरा में जाएगा, फिर महाधमनी जाएगा, फिर हार्ट में जाएगा। यही सब चलते रहता है पूरे शरीर का। सबसे पहले हार्ट से जाएगा महाधमनी में, महाधमनी से धमनी में जाएगा, धमनी से छोटी धमनी में जाएगा, उसके बाद में कोशिका में जाता है, कोशिका से फिर जो गंदे पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होता है उसको लेकर छोटी शिरा में जाता है, फिर शिरा में जाता है, फिर महाधमनी में जाता है, फिर हार्ट में। ऐसे ही चलते रहता है। अब ये देखिए कोशिका यानी कि कैपिलरी, ठीक है, केशिका यानी कि कैपिलरी, ठीक है। यह एक पतली नस होती है। कैपिलरी एक पतली नस होती है जिसमें शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त दोनों मिलते हैं। यह एक इसमें शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त दोनों मिलते हैं। कोशिका आँखों में स्पष्ट दिखाई पड़ती है, ठीक है। केशिका क्या होता है, ये एक पतली नस होती है जिसमें शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त दोनों मिलते हैं। केशिका आँखों में स्पष्ट दिखाई पड़ती है, ठीक है। अब हृदय क्या होता है, हृदय पेशियों का बना होता है, यानी कि ये अनैच्छिक मांस से भी बना होता है, ठीक है। हृदय पेशियों से बना होता है। यह पेरोकार्डियम नामक झिल्ली से ढका रहता है। यह क्या होता है, हृदय जो होता है ये पेरोकार्डियम नामक झिल्ली से ढका हुआ रहता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। हृदय का आकार शंकुकार होता है। यह वक्ष गुहा में हल्का बाईं ओर होता है। वक्ष गुहा में हल्का बाईं ओर होता है। हृदय एक पंपिंग अंग है। हृदय एक पंपिंग अंग है, पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है। लेकिन हृदय में ब्लड साफ नहीं होता है। हृदय कोष्ठ यानी कि हृदय चेम्बर, ठीक है। हृदय के अंदर पाए जाने वाले गुहा यानी कि खाली स्थान को चेम्बर कहते हैं। अलिंद क्या होता है, ये आर्ट्रियम, यह हृदय के ऊपरी भाग में होता है। ऊपरी भाग में जो होता है, शरीर के से रक्त अलिंद के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है, मतलब ऊपर में रहता है, हार्ट का दूर रहता है, उसमें से उसी से हृदय में रक्त प्रवेश करता है। अब नीले क्या होता है, यह हृदय का निचला भाग होता है, ठीक है। हृदय का निचला भाग होता है, ठीक है। ये आर्ट्रिकल नहीं होता है, एक आर्ट्रिकल होता है, लेफ्ट आर्ट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रिकल, आर्ट्रियम, राइट वेंट्रियम, यही में क्या है, नीचे वाला। वेंट्रिकल्स क्या होता है, यह हृदय का निचला भाग होता है। यह रक्त को पंप करता है, जिसमें रक्त पूरे शरीर में फैल जाता है। मछली के हृदय में केवल 2 चेम्बर पाए जाते हैं। मछली के हृदय में केवल 2 चेम्बर पाए जाते हैं, अलिंद और नीलय। अलिंद और नीलय 2 ही चेम्बर पाए जाते हैं। अब उभयचर में आता है, यानी कि एम्फीबियन में आ जाता है। मेढक, सरीसृप, सांप, छिपकली, इसमें 3 चेम्बर हृदय पाया जाता है, ठीक है। मतलब कि उभयचर यानी कि एम्फीबियन में पाया जाता है। मेढक, सरीसृप, सांप, छिपकली, इसमें 3 चेम्बर पाया जाता है, ठीक है। एक अलिंद राइट एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है और नीलय होता है। राइट एट्रियम होता है यानी कि दायां अलिंद होता है, एक बायां अलिंद यानी कि लेफ्ट एट्रियम, और नीलय होता है। अब मगरमच्छ तथा घड़ियाल सरीसृप है, किंतु इसका हृदय 4 चेम्बर वाला होता है। मगरमच्छ तथा घड़ियाल सरीसृप होता है क्योंकि इनका 4 चेम्बर होता है हृदय का। अब राइट एट्रियम, राइट मतलब दाहिना अलिंद होता है और बाया अलिंद होता है, ठीक है। अब फिर दाहिना नीले होता है और बाया नीले होता है। वैसे जीव जंतु जिसके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार नहीं बदलता, उन्हें तापमापी या उष्णकटिला जंतु कहा जाता है, ठीक है। वैसे जंतु जिनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार नहीं बदलता है, उन्हें समतापी या उष्णकटिल जंतु कहा जाता है। इस प्रकार के जंतुओं का हृदय 4 चेम्बर वाला होता है, पक्षी, स्तनधारी या मानव या पशु। हृदय के अंदर रक्त का मार्ग।
हृदय के अंदर रक्त का मार्ग, ठीक है। शरीर से अशुद्ध रक्त महाशिरा के माध्यम से दाहिने अलिंद में प्रवेश करता है। दाहिना अलिंद इस अशुद्ध रक्त को दाहिने नीलय में छोड़ देता है। अगर इसमें फिगर आता तो बहुत अच्छा से बताते। शरीर में अशुद्ध रक्त महाशिरा के माध्यम से दाहिने अलिंद में प्रवेश करता है। दाहिना अलिंद इस अशुद्ध रक्त को दाहिने नीलय में छोड़ देता है, ठीक है। दाहिना नीलय इस अशुद्ध रक्त को फम्फूस धमनी के माध्यम से फेफड़ों में भेज देता है, ठीक है। दाहिना नीलय इस अशुद्ध रक्त को फम्फूस धमनी के माध्यम से फेफड़ों में भेज देता है। फेफड़ों में रक्त फेफड़ा में पहुंचकर शुद्ध हो जाता है। फेफड़ा में यह शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बाएं अलिंदों में प्रवेश करता है। बाएं अलिंद इस शुद्ध रक्त को बायां नीलय में छोड़ देता है। बायां नीलय सबसे चौड़ी चेम्बर होता है, चौड़े चेम्बर है, ठीक है। बायां नीलय सबसे चौड़ा चेम्बर है। यह शुद्ध रक्त को महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में भेज देता है। दाहिना अलिंद तथा दाहिना नीलय के मध्य त्रिवलिनीय कपाट पाया जाता है, ठीक है। बायां अलिंद तथा बायां नीलय के मध्य द्विनलीय कपाट पाया जाता है, ठीक है। कोरोजरी साइनस नामक नस हृदय की पेशियों को रक्त पहुंचाता है। कोरोजरी साइनस नामक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरोजरी साइनस नामक नस हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाता है। जब रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो हृदय की नसें जम जाती है, जिस कारण हार्ट अटैक आता है। यानी कि कोरोजरी साइनस नामक नस हृदय की पेशियों को रक्त पहुंचाता है। जब रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो हृदय की नसें जम जाती है और जिस कारण हार्ट अटैक आता है। पूरे शरीर में रक्त का मार्ग यानी कि महाधमनी से दाहिना अलिंद में जाता है, दाहिना अलिंद से दाहिना नीलय में जाता है, फिर फुफ्फुस धमनी में जाता है, ठीक है। फिर फुफ्फुस धमनी से फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा से फुफ्फुस शिरा में जाता है, फुफ्फुस शिरा से दायां अलिंद में जाता है, दायां अलिंद से बायां नीलय में जाता है, फिर महाधमनी में जाता है, फिर धमनी में जाता है, फिर छोटी धमनी में जाता है, फिर कोशिका में जाता है, फिर छोटी शिरा में जाता है, फिर शिरा में जाता है, फिर महाशिरा में जाता है, फिर दाहिना अलिंद में जाता है। ये ब्लड का टोटल ये है। अब हृदय की धड़कनों को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। हृदय की धड़कनों को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। आला के माध्यम से डॉक्टर लव डव की आवाज़ सुनते हैं। आला प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। आला प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। आला प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है, जबकि क्षूण अवस्था में 1 मिनट में 150 बार धड़कता है। एक बार हृदय के धड़कन से मात्र 70 ml ब्लड ही अंदर जाता है। मतलब एक बार हृदय के धड़कने से 70 ml ब्लड ही अंदर जाता है। अतः पूरे 5.5 लीटर ब्लड अंदर जाने के हृदय को 72 बार धड़कना पड़ता है, ठीक है। हमारी नाड़ियों की धड़कन गति 1 मिनट में 115 से 125 तक होती है। हमारी नाड़ियों की धड़कन की गति 1 मिनट में 115 से 125 तक होती है। अब डाइजॉक्सिन हृदय के उद्दीपन यानी कि धड़कन को परिवर्तित कर देता है। डाइजॉक्सिन जो होता है हृदय के धड़कन को परिवर्तित कर देता है, ठीक है। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर शरीर में रक्त के प्रवाह के कारण नसों की दीवारों पर पड़ने वाले दाब को रक्तचाप कहते हैं। शरीर में रक्त के प्रवाह के कारण नसों की दीवारों पर पड़ने वाले दाब को रक्तचाप कहते हैं, ठीक है। अब ठीक है, जब नीले के सिकुड़ने के कारण रक्त हृदय के बाहर आता है तो उस दाब को सिस्टोलिक कहते हैं। डायस्टोलिक, ठीक है। डायस्टोलिक जब नीले फैलता है तो रक्त हृदय में जाता है और इस दाब को डायस्टोलिक कहते हैं। बीपी सिस्टोलिक बटे डायस्टोलिक होता है।
बीपी सिस्टोलिक बटे डायस्टोलिक होता है। बीपी 120 से 80 mm प्रति एच दिन नॉर्मल होता है। जब बीपी बढ़ जाता है उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। इस स्थिति में बीपी 140 बटे 140 हो जाता है। इसको हाई बीपी कहते हैं, यानी कि हाइपरटेंशन कहते हैं। एटिनॉल का प्रयोग हमें बीपी को घटाने के लिए किया जाता है। एटिनॉल का प्रयोग हम बीपी को घटाने के लिए करते हैं। जब बीपी घट जाता है तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। इस स्थिति में बीपी 90/60, इसको लो बीपी कहते हैं, हाइपोटेंशन। अब बीपी मापने वाले यंत्र को स्फेग्नोमैग्नोमीटर कहते हैं। थायरोक्सिन तथा एड्रेनलिन हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है। थायरोक्सिन तथा एड्रीमेलिन हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। क्षारीय हृदय की गति को कम कर देता है। अम्लीय हृदय की गति को बढ़ा देता है। अम्ल यानी कि एसिड जब होता है तो हृदय गति बढ़ जाती है। क्षारीय हृदय की गति को कम कर देता है और अम्लीय हृदय की गति को बढ़ा देता है। ट्रेडमिल टेस्ट तथा बाईपास सर्जरी का संबंध हृदय से है। ट्रेडमिल टेस्ट तथा बाईपास सर्जरी का संबंध हृदय से है। ट्रेडमिल टेस्ट तथा बाईपास सर्जरी का संबंध हृदय से है। स्प्रीन हृदय के समैतिक रोग के लिए इलाज है। ठीक है, स्प्रीन हृदय के समैतिक रोग के लिए इलाज है। ठीक है, विश्व में पहला हृदय ट्रांसप्लांट दक्षिण अफ्रीका में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 3 दिसंबर 1976 को किया था। 3 दिसंबर 1976 को किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। अब यहाँ से हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। ठीक है, मतलब प्राकृतिक कोलाइड है। रक्त एक संयोजी ऊतक है। इसका पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात रक्त क्षारीय होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में 5.5 लीटर अर्थात उसके कुल भार का 7% होता है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर कम ब्लड होता है। ये उसके मेंस्ट्रुएशन साइकिल के हमेशा एक प्रॉपर में नहीं चलते हैं, जिसके कारण कम होता है। ठीक है, महिला में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर कम ब्लड होता है। रक्त विभिन्न पोषक तत्वों तथा गैसों का परिवहन करता है। ऑक्सीजन का परिवहन करता है, विटामिन मिनरल्स खनिज का परिवहन करता है। रक्त का निर्माण कुल भ्रूण बच्चा अवस्था में मीसोडर्म में होता है। ठीक है, रक्त का निर्माण कुल भ्रूण या बच्चा में मीसोडर्म में होता है। वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि हड्डी के अंदर जो जालीनुमा रहता है उसमें होता है। रक्त फ्लीहा या झिल्ली स्प्लीन में जमा रहता है। अर्थात स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। रक्त फ्लीहा या झिल्ली स्प्लीन में जमा रहता है, जिसको स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक है, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। रक्त कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 180 से 200 ग्राम होता है। ठीक है, mg होता है, ग्राम होता है, सॉरी। रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 180 से 200 mg होता है। ठीक है, अब इधर ब्लड के बारे में हम लोग देखते हैं। अब ब्लड में प्लाज्मा 55 से 60% होता है और रुधिर यानी कि रक्त आपको 40 से 45% होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, रुधिर यानी कि रक्त कण में होता है आरबीसी होता है और डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, यानी कि एरिथ्रोसाइट होता है, ल्यूकोसाइट होता है और थ्रोम्बोसाइट होता है। एरिथ्रोसाइट होता है, ल्यूकोसाइट होता है और थ्रोम्बोसाइट होता है। मतलब ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा 55 से 60% होता है, रुधिर 40 से 45% होता है। ठीक है, उसके बाद में इस 40 से 45% में आरबीसी होता है। ठीक है, यानी कि एरिथ्रोसाइट होता है, डब्ल्यूबीसी यानी कि ल्यूकोसाइट होता है और प्लेटलेट होता है, यानी कि थ्रोम्बोसाइट होता है। ठीक है, बाकी बात फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन होता है। अब देखिए, यह रक्त का महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, एक मिनट। रक्त प्लाज्मा जो होता है, यह रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसका 90% भाग जल होता है। रक्त प्लाज्मा का 90% भाग जल होता है और 10% भाग में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट होता है। रक्त प्लाज्मा क्या होता है, यह रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसका 90% भाग जल होता है और 10% भाग में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट होता है। प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन होता है। ये ब्लड को जमाने में फाइब्रिनोजन काम करता है। यह दोनों प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में
बनाने में मदद करता है। ये दोनों प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, यानी कि कटने के बाद में जो ब्लड बाहर निकलता है उसको जमाने में। अब सीरम क्या होता है? जब रक्त प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल लेते हैं, जब रक्त प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल लेते हैं तो शेष बचा हुआ रक्त ही सेरम कहलाता है। तो शेष बचा हुआ रक्त ही सेरम कहलाता है। सेरम हल्के पीले रंग का होता है। बीमारियों की जांच सेरम से की जाती है। बीमारियों की जांच सेरम से की जाती है। अब द्विध्रुवीय क्या होता है? यानी कि कॉर्पसल्स, ये रक्त का कणिकीय भाग होता है। इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। यह रक्त का कणिकीय भाग होता है, इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स कॉर्पसल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स होता है या सेल्स भी कह सकते हैं। अब रुधिर का 99% भाग आरबीसी होता है, यानी कि रक्त का 99% भाग आरबीसी होता है। आरबीसी की कुल संख्या 5 मिलियन यानी कि 50 लाख होता है। आरबीसी की कुल संख्या 5 मिलियन यानी कि 50 लाख होता है। 5 मिलियन यानी कि 50 लाख होता है। आरबीसी में केंद्र तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्र तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अब है आरबीसी की एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। अब आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ये सब जानता है। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण लीवर में होता है। भ्रूण यानी कि जब बच्चा रहता है उस समय उसका निर्माण लीवर में होता है। खराब हुई आरबीसी स्प्लीन तथा यकृत में जाकर नष्ट हो जाता है। खराब हुई आरबीसी स्प्लीन तथा यकृत में जाकर नष्ट हो जाता है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्र या ग्रेवयार्ड कहा जाता है। आरबीसी का आकार गोल होता है, ठीक है। आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाया जाता है और हेमोग्लोबिन के ही कारण रक्त का रंग लाल होता है। हेमोग्लोबिन में लोहा यानी कि आयरन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। एक पुरुष में हेमोग्लोबिन स्तर 149 मिनिमम प्रति से 100 ml प्रति होता है, ठीक है, 100 ml होता है। महिला में हेमोग्लोबिन का स्तर 139 ml प्रति से 100 ml होता है, ठीक है। रिमार्क, हेमोग्लोबिन के कारण एनीमिया यानी कि रक्त अल्पता हो जाता है, ठीक है। अब WBC क्या आता है? व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिका, ठीक है। इसकी संख्या 8000 से 10,000 के बीच होती है। यानी कि WBC की संख्या कितनी होती है? 8000 से 10,000 के बीच होती है। इसमें केंद्रक होता है, इसमें हेमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है। इसमें केंद्रक होता है यानी कि WBC में केंद्रक होता है, इसमें हेमोग्लोबिन नहीं होता है, जिस कारण यह सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। WBC सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। WBC का आकार अनियमित होता है। WBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और WBC का निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही होता है, ठीक है। लेकिन WBC में हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, जिसके कारण यह लाल दिखाई नहीं देता है, वाइट दिखाई देता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है, ठीक है। WBC RBC और WBC का अनुपात 600 अनुपाती है, यानी कि RBC अगर 600 होगा, RBC यानी कि 600 होगा तब WBC 1 होगा, ठीक है। WBC को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। WBC को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। WBC हमें संक्रमण यानी कि बिना बीमारी से बचाता है। जब किसी भी व्यक्ति में संक्रमण हो जाता है किसी भी ब्लड या किसी भी जगह पे, तो WBC जाता है वहाँ पे और उस संक्रमण को मारने की कोशिश करता है, इसलिए अपनी संख्या बढ़ा देता है। इसलिए ब्लड टेस्ट के दौरान हमें पता चलता है कि शरीर में इन्फेक्शन है। WBC कई प्रकार के होते हैं। इस्नोफिल होता है, बेसोफिल होता है, न्यूट्रोफिल होता है। WBC के कई गो प्रकार होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। एक इस्नोफिल होता है, एक बेसोफिल होता है, एक न्यूट्रोफिल होता है, ठीक है। एक मोनोसाइट होता है जो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। एक लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण तथा जीवाणुओं को नष्ट करता है, ठीक है। मतलब WBC कई प्रकार होते हैं। इस्नोफिल होते हैं, बेसोफिल होते हैं, न्यूट्रोफिल होते हैं, मोनोसाइट होते हैं, लिम्फोसाइट होते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करता है। लिम्फोसाइट जो होता है ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है तथा जीवाणुओं को नष्ट करता है, ठीक है। अब ये क्या होता है? ये सब बैक्टीरिया का भक्षण करता है, ठीक है। इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल क्या होता है? ये सब ब्लड का ही है WBC के पास, यह बैक्टीरिया का भक्षण करता है। अब मोनोसाइट जो होता है ये WBC में सबसे बड़ा होता है, ठीक है। और लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण तथा जीवाणुओं को नष्ट करता है, ठीक है।
अब मोनोसाइट आकार में सबसे बड़ा होता है, मोनोसाइट जो होता है ये आकार में सबसे बड़ा होता है WBC के अंदर। और लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करता है। लिम्फोसाइट जो होता है वो एंटीबॉडी का निर्माण करता है जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षक कहलाता है। यानी कि लिम्फोसाइट जो होता है वो एंटीबॉडी का निर्माण करता है जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षक होता है। ये CBC की रिपोर्ट में सब कुछ आता है। लिम्फोसाइट में T सेल्स यानी कि बीटा सेल पाया जाता है। लिम्फोसाइट में T सेल या बीटा सेल पाया जाता है। बीमारियों में मुख्य रूप से रक्षा यानी कि प्रतिरक्षा T सेल्स करता है। बीमारियों में देखिए लिम्फोसाइट में T सेल यानी कि बी सेल पाया जाता है, ठीक है। बीमारियों में मुख्य रूप से प्रतिरक्षा T सेल करता है। HIV में T सेल नष्ट हो जाता है। HIV में T सेल नष्ट हो जाता है, इसको याद रखना है। अब हम प्लेटलेट्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि बिम्बाणु के बारे में बात करते हैं। इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। यह रक्त को थक्का बनने में मदद करता है, ठीक है। अब प्लेटलेट इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, अर्थात यह रक्त के बहाव को रोकता है, ठीक है। यह रंगहीन होता है। इसका जीवन काल 4 से 5 दिन होता है। प्रति घन मीटर में इसकी संख्या 2 से 3 लाख होती है। मतलब प्लेटलेट्स की संख्या प्रति घन मीटर में 2 से 3 लाख होती है, 2 से 3 लाख होती है। डेंगू बीमारी में इसकी संख्या 80,000 से भी कम हो जाता है, ठीक है। अब रक्त का थक्का, इसका कार्य क्या होता है? रक्त पचे भोज्य पदार्थ को परिवहन करता है, ठीक है। अब रक्त हार्मोन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। रक्त उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन करता है। यह रक्त में उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन भी करता है। रक्त तापमान को नियंत्रित करता है। यही कारण है कि मलेरिया बुखार स्प्लीन प्रभावित होने के कारण शरीर का तापमान गिर जाता है, ठीक है। मतलब कि यह रक्त उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन करता है, यानी कि रक्त उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन करता है। रक्त तापमान को नियंत्रित करता है, यानी कि रक्त में जो होता है तापमान उसको नियंत्रित करता है। कौन करता है? तो ये करता है प्लेटलेट जो होता है रक्त तापमान को नियंत्रित करता है। कौन? प्लेटलेट। यही कारण है कि मलेरिया बुखार स्प्लीन प्रभावित होने के कारण शरीर का तापमान गिर जाता है, ठीक है। लसिका, जब बुखार लगा रहता है मलेरिया वाला, फिर भी हमें शरीर का तापमान नहीं दिखाई देता है, ठीक है। अब लसिका नहीं कि लिम्फोसाइट, ये हल्के पीले रंग का तरल होता है। इसमें HB यानी कि हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। शरीर में बहुत सारी लसिका ग्रंथि पाई जाती है। जिससे लसिका निकलकर आगे प्रभावित होता है। लसिका का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है, अर्थात यह कोशिकाओं से हृदय की ओर जाता है। अब लसिका के बारे में थोड़ा बढ़िया से, ये इम्पोर्टेंट है। लसिका यह हल्के पीले रंग का तरल होता है। इसमें हेमोग्लोबिन नहीं होता है। शरीर में बहुत सारी लसिका ग्रंथि पाई जाती है, जिससे लसिका मिलकर आगे प्रभावित होता है। लसिका का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है, अर्थात यह कोशिकाओं से हृदय की ओर जाता है, ठीक है। अब लसिका शरीर को संक्रमण से बचाता है। लसिका जो होता है शरीर को संक्रमण से बचाता है। लसिका शरीर को संक्रमण से बचाता है तथा शरीर में अतिरिक्त जल को अवशोषण कर लेता है। लसिका करता है। लसिका में ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होता है। यह घाव भरने का काम करता है। लसिका जो होता है घाव भरने का कार्य करता है। रक्त में RBC तथा प्लेटलेट के अंदर नहीं पाया जाता है। पोलियो बीमारी में लसिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। ये नोट जरूरी है। पोलियो बीमारी में लसिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। अब रक्त का थक्का या जमना या क्लोटिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है? शरीर में किसी कटे स्थान पर रक्त जम जाना ही रक्त का थक्का या क्लोटिंग कहलाता है। शरीर में किसी भी कटे स्थान पर रक्त जम जाना या रक्त का थक्का बनना क्लोटिंग कहलाता है, ठीक है। रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट के थक्के बनने की क्रिया को, ठीक है, कैक्सेस प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। रक्त का थक्का निम्नलिखित क्रिया द्वारा बनता है। जब कहीं कटी है तो शरीर में रक्त बाहर आता है और रक्त वायु के संपर्क में आता है, जिस कारण रक्त में उपस्थित
थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। ठीक है, मतलब थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट जो होता है यह थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से क्रिया करके रक्त में पहले उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। यह थ्रोम्बिन रक्त में पहले उपस्थित फाइब्रिनोजन से क्रिया करके इसे फाइब्रिन में बदल देता है। ठीक है, फाइब्रिन की रचना जाली के समान होता है। ठीक है, जिसमें रक्त में रुधिराणु मुख्य रूप से आरबीसी आकर फंस जाता है, जिसके कारण रक्त का बहाव रुक जाता है। इसे रक्त का स्कंदन या थक्का कहते हैं। एक बार फिर से इसको करते हैं। जब कहीं कट जाता है तो शरीर में रक्त बाहर आता है और रक्त वायु के संपर्क में आता है, जिस कारण रक्त में उपस्थित थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। थ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से क्रिया करके रक्त में पहले से उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल लेता है। यह थ्रोम्बिन रक्त में पहले उपस्थित फाइब्रिनोजन यह थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से क्रिया करके रक्त में पहले से उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल लेता है। यह थ्रोम्बिन रक्त में पहले उपस्थित फाइब्रिनोजन से क्रिया करने के बाद करके इसे फाइब्रिन में बदल देता है। ठीक है, फाइब्रिन की रचना जाली के समान होती है, जिससे रक्त में रुधिराणु मुख्य रूप से आरबीसी का आकार फंस जाता है, जिस कारण रक्त का बहाव रुक जाता है। इसे रक्त का स्कंदन या थक्का कहते हैं। अब यहाँ स्पष्ट में समझाया गया है कि थ्रोम्बोसाइट जो वायु के संपर्क में आता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। थ्रोम्बोसाइट जब वायु के संपर्क में आता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। थ्रोम्बोसाइट जब वायु के संपर्क में आता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन मिलकर थ्रोम्बिन बनाता है। अब देखिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम प्रोथ्रोम्बिन मिलकर थ्रोम्बिन बनाता है और थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन मिलकर फाइब्रिन बनाता है। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन मिलकर फाइब्रिन बनाता है। फाइब्रिन प्लस रुधिराणु यानी कि आरबीसी रक्त का थक्का बना देता है। ठीक है, अब स्कंदन में अनिवार्य पदार्थ, ठीक है, विटामिन के जरूरी है, रुधिराणु यानी कि थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट जरूरी है, धातु तत्व कैल्शियम जरूरी है, प्रोटीन या फाइब्रिनोजन या प्रोथ्रोम्बिन जरूरी है। सबसे ज़्यादा जरूरी है विटामिन के, रुधिराणु यानी कि प्लेटलेट जरूरी है, धातु तत्व यानी कि कैल्शियम जरूरी है, प्रोटीन यानी कि फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन जरूरी होता है। हेमरेज नसों का फटने के कारण विटामिन के है, यानी कि हेमरेज या नसों का फटना के कारण विटामिन के है। शरीर के अंदर यदि रक्त जम जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। रक्त के अंदर हिपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। अतः हिपेरिन को एंटी कोटिंग या एंटी काउंटलेट कहते हैं। ठीक है, हिपेरिन वायु के संपर्क में आते ही निष्क्रिय हो जाती है। ताकि खून का थक्का बन सके। हेमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। इस रोग में खून का थक्का नहीं बनता है, हेमोफीलिया। अतः कटने पर रक्त का बहाव नहीं रुकेगा। यह बीमारी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से प्रारंभ हुआ था। मतलब हेमोफीलिया जो है यह बीमारी एलिजाबेथ से प्रारंभ हुआ था। अब ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर नामक विद्वान ने किया था। ठीक है, मानव में मुख्य रूप से 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। हालांकि कुल रक्त समूहों की संख्या 33 है। मानव में मुख्य रूप से 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। हालांकि कुल रक्त समूहों की संख्या 33 है। रक्त समूह में विभिन्नता के कारण आरबीसी पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, रक्त समूह के विभिन्नता के कारण आरबीसी में पाया जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे लैंडस्टीनर ने एंटीजन नाम दिया था। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, ए तथा बी। एंटीजन के आधार पर रक्त को 4 भागों में बांटा गया है। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, ए तथा बी।
एंटीजन के आधार पर रक्त को 4 भागों में बांटा गया। देखिए हम इसलिए इसमें ज़्यादा स्पीड बोल रहे हैं कि आप लोगों को ये सब पता है। जिसमें एंटीजन ए होगा वह ब्लड ग्रुप ए होगा, जिसमें एंटीजन बी होगा वह ब्लड ग्रुप बी होगा, जिसमें एंटीजन ए बी होगा वह ब्लड ग्रुप ए बी होगा, जिसमें एंटीजन नहीं होगा वह ब्लड ग्रुप ओ होगा। ठीक है। अब रक्त के प्लाज्मा में भी एक प्रकार को प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, रक्त के प्लाज्मा में भी एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है, रक्त के प्लाज्मा में एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं। यह एंटीबॉडी बीमारियों से रक्षा करता है। इस एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट करता है। ठीक है, रक्त के प्लाज्मा में भी एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। यह एंटीबॉडी रक्त से बीमारी से रक्षा करता है। इस एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट करता है। ठीक है, अब RH फैक्टर क्या होता है? RH फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1940 में तथा वीनर ने किया था। ठीक है, यह एक विशेष प्रकार का एंटीजन होता है। RH फैक्टर एक विशेष प्रकार का एंटीजन होता है जिसे सबसे पहले रीसस नामक बंदर में देखा गया था, अतः इसे RH कहते हैं। ठीक है, RH फैक्टर फिर से कहते हैं, ये सब बहुत ज़रूरियात टॉपिक सब हैं। RH फैक्टर, इसकी खोज 1940 में लैंडस्टीनर तथा वीनर ने किया था। RH फैक्टर की खोज 1940 में लैंडस्टीनर तथा वीनर ने किया था। यह एक विशेष प्रकार का एंटीजन होता है जिसे सबसे पहले रीसस नामक बंदर में देखा गया था, अतः इसे RH कहते हैं। ठीक है, जिसमें यह RH उपस्थित रहता है उसे RH पॉजिटिव कहते हैं। जिसमें यह RH नहीं पाया जाता है उसे RH निगेटिव कहते हैं। एक भारत में 95% लोग को RH पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब कि भारत में 95% लोग RH फैक्टर पॉजिटिव है। ठीक है, RH फैक्टर पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड यानी कि रक्त का आधान। जब किसी व्यक्ति को बाहर से रक्त दिया जाता है तो उसे रक्त का आधान कहते हैं, यानी कि ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड कहते हैं। ब्लड बैंक में रक्त 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। एक व्यक्ति एक बार में 1 यूनिट यानी 200 ml तक रक्त दान कर सकता है। एक व्यक्ति एक बार में 1 यूनिट अर्थात 200 ml रक्त दे सकता है। भारत में 1 यूनिट ब्लड का मूल्य 1200 से 2000 रुपये के बीच रहता है। जब हम रक्त का आधान करते हैं यानी कि ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ब्लड ग्रुप के साथ साथ RH फैक्टर भी मिलाना होता है। यदि हम RH प्लस का रक्त किसी RH प्लस वाले को दे देते हैं तो पहली बार में कुछ नहीं होगा। RH प्लस वाले का रक्त किसी RH, यहाँ गलती लिख दिया है, माइनस वाले को दे देते हैं तो कुछ नहीं होगा, किंतु दूसरी बार RH वाला व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इस स्थिति में रक्त अधिक चिपचिपा हो जाता है और बहाव प्रभावित हो जाता है। ऐसे रक्त को अभिलेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में ओ पॉजिटिव वाले रक्त का सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के एंटीजन तथा RH पाया जाता है। ठीक है, ओ पॉजिटिव वाले रक्त का सर्वदाता कहा जाता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के एंटीजन या रक्त पाया जाता है। इसको तो हम लोग देख लिए थे, एरिथ्रोप्लास्टोसिस। यदि पिता का रक्त पॉजिटिव और माता का रक्त निगेटिव है तो इस स्थिति में पहली संतान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु इसके बाद की संतान मृत पैदा होगी या पैदा होने के तुरंत बाद मर जाएगी। अब ब्लड ग्रुप क्या होता है? यह इस विशेष प्रकार का रक्त समूह है। विशेष प्रकार का रक्त समूह है जो 40 लाख लोगों में से किसी एक में पाया जाता है। अब बॉम्बे ब्लड ग्रुप यह एक विशेष प्रकार का रक्त समूह है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप यह एक विशेष प्रकार का रक्त समूह है जो 40 लाख लोगों में से किसी एक में पाया जाता है। इसमें एंटीजन ABO होता है। इसकी खोज 1952 में बॉम्बे में डॉक्टर YG बेंडे ने किया था, अतः इसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं। ठीक है,
अब एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत ज़रूरी आया था। अब बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है? यह एक विशेष प्रकार का रक्त समूह है जो 40 लाख लोगों में से किसी एक में पाया जाता है। इसमें एंटीजन ABO होता है। इसकी खोज 1952 में बॉम्बे में डॉक्टर YG बेंडे ने किया था, अतः इसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहा जाता है। अब उत्सर्जन के बारे में पढ़ते हैं। शरीर में अपशिष्ट पदार्थ यानी कि खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, सबको पता है। अंगों के वैसे समूह जो खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देते हैं उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। मानव के प्रमुख उत्सर्जी अंग है फेफड़ा है, आंत है। मानव के उत्सर्जी अंग जो है सबसे पहले आता है फेफड़ा, यानी कि खराब हवा को निकाल देता है। ठीक है। आंत जो होता है खराब जो खाना खाते हैं उसको निकाल देता है। यकृत यानी कि खराब जितने भी हम लोग दवाई वही खाते हैं जिससे उसमें बैक्टीरिया होता है उसको निकाल देता है। त्वचा पसीना निकालता है। वृक्क यानी कि किडनी द्वारा पेशाब का निर्माण होता है जिसमें से यूरिया ये सब निकाल दिया जाता है। फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड तथा अवाष्पीय पदार्थों का उत्सर्जन करता है। फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाष्पीय पदार्थों का उत्सर्जन करता है। बड़ी अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थों को यूरिया जैसे कम खतरनाक पदार्थों में बदलकर उसे उत्सर्जन के में प्रमुख भूमिका निभाती है। त्वचा पसीना तथा सीबम का उत्सर्जन करता है। फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाष्पीय पदार्थों का उत्सर्जन करता है। बड़ी अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थों को यूरिया में जैसे कम खतरनाक पदार्थ में बदलकर उसमें उत्सर्जन के प्रमुख भूमिका निभाती है। त्वचा पसीना सीबम का उत्सर्जन करता है। किडनी क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। अब वृक्क यानी कि किडनी यह सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इसकी संख्या 2 होती है। इसका आकार सेम के बीज के समान होता है। प्रत्येक वृक्क का भाग 140 से 150 ग्राम होता है। वृक्क पेरिटोनियम नामक झिल्ली में बंद रहती है। वृक्क जो होता है यानी कि किडनी पेरिटोनियम नामक झिल्ली में बंद रहती है। पेरिटोनियम नामक झिल्ली में बंद रहती है। दाहिने किडनी यकृत के दबाव के कारण नीचे दबा रहता है, यानी कि दाहिना किडनी जो होता है और लीवर के दबाव के कारण नीचे दबा रहता है। दाहिना किडनी जो होता है ये पेरिटोनियम नामक झिल्ली के अंदर बंद रहता है। ये दाहिना किडनी यकृत के दबाव के कारण नीचे दबा रहता है। ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है, यूरेटर है, ये ब्लैडर है। ये ब्लैडर नेक है। ठीक है। वृक्क के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स जबकि आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं जबकि आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। वृक्क के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स जबकि आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। वृक्क के आंतरिक प्रवेश द्वार को हाइलम कहते हैं। वृक्क के आंतरिक प्रवेश द्वार को हाइलम कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 1,30,000 नसें होती है। प्रत्येक किडनी में लगभग 1,30,000 नसें होती है जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 1,30,000 नसें होती है जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क की इकाई नेफ्रॉन को कहते हैं। वृक्क की इकाई नेफ्रॉन को करते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन के मुंह पर एक कटोरी या प्लायूनुमा रचना पाई जाती है जिसे बोमेन संपुट कहते हैं बोमेन संपुट ही रक्त को छानकर या निस्सादन करता है। बोमेन संपुट पदार्थ का पुनः अवशोषण करना है। वृक्क की इकाई नेफ्रॉन को कहते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन के मुंह पर एक कटोरी या प्लायूनुमा संरचना पाई जाती है। वृक्क की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन के मुंह पर एक कटोरी या प्लायूनुमा संरचना पाई जाती है जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। ठीक है। बोमेन संपुट कहते हैं। बोमेन संपुट ही रक्त को छानता या
निष्पादन या यूट्राफिल्ट्रेशन करता है। ठीक है, बोमेन संपुटी रक्त को छानता या निष्पादन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। बोमेन संपुट पदार्थ का पुनः अवशोषण करना। बोमेन संपुट पदार्थों का पुनः अवशोषण करना है। वृक्क में रक्त को छानना, इस क्रिया को अपोहन कहता है, यानी कि डायलिसिस कहते हैं। वृक्क में रक्त को छानना, इस क्रिया को अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। अपोहन की क्रिया परासन विधि यानी कि ऑस्मोसिस मेथड द्वारा होता है। ठीक है, ऑस्मोसिस मेथड द्वारा होता है। ये मोडुला है, कार्टेक्स है, हाइलम है। ठीक है, ब्रोमीन या को नेफ्रॉन है, इसको अथी के द्वारा ही देखा जा सकता है। बहुत छोटा छोटा रहता है, बिना माइक्रोस्कोप के हम लोग नहीं देख सकते मेरे हिसाब से। मूत्र या यूरिन का निर्माण वृक्क करता है। इसमें 95% जल, 2% यूरिया रहता है। ठीक है, मूत्र का पीएच मान लगभग 4.8 से लेकर के 8.4 के बीच रहता है। 4.8 से 8.4 के बीच रहता है। कि प्राकृतिक अम्लीय होती है, पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है, जबकि मल का पीला रंग बिलिरुबिन के कारण होता है। जब शरीर में जब बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे लीवर की बीमारी हो जाता है। ठीक है, मूत्र का पीएच मान 4.8 से लेकर के 8.4 के बीच रहता है। कि प्रकृति अम्लीय होती है, पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है, जबकि मल का पीला रंग बिलिरुबिन के कारण होता है। वृक्क अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन मूत्र के माध्यम से कर देता है। ठीक है, वृक्क जहरीली पदार्थों के प्रभाव को निष्कासित कर देता है। वृक्क में पाए जाने वाले पथरी स्टोन कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। इसका पथरी जो होता है वह कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। हम लोग नर्वस सिस्टम देखते हैं, नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र, शरीर का वह भाग जो सोचने, समझने अथवा सूचनाओं का आदान प्रदान करता है उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग मस्तिष्क, ब्रेन या तथा मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, मतलब कि तंत्रिका तंत्र होता है शरीर का वह अंग जो सोचने, समझने तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करता है उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग मस्तिष्क, ब्रेन या मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड होता है। मस्तिष्क, ब्रेन का वजन 1350 से 1400 ग्राम के लगभग होता है। यह सूचनाओं के आदान प्रदान तथा भूख प्यास का नियंत्रण करता है। मस्तिष्क क्या होता है, यह सूचनाओं का आदान प्रदान तथा भूख प्यास का नियंत्रण करता है। मस्तिष्क क्रेनियम नामक हड्डियों द्वारा सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क जो होता है क्रेनियम नामक हड्डियों द्वारा सुरक्षित रहता है। इन हड्डियों के मस्तिष्क मेनिंजाइटिस 3 परत की झिल्ली होती है। ठीक है, इन हड्डियों के मस्तिष्क मेनेंजेज जो होता है 3 परत की झिल्ली होता है। ठीक है, इन हड्डियों के अंदर मस्तिष्क यानी कि मेनेंजेज नामक झिल्ली से ढका रहता है। ठीक है, मानव का मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। मानव का मस्तिष्क जो होता है वह तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिका में पूर्ण निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है। मतलब तंत्रिका कोशिका में पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है, यानी कि टूटने उठने के बाद में वो जल्दी नहीं भरता है। ठीक है, कोशिका तंत्र की सबसे कोशिका होती है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की सबसे लंबी कोशिका होती है। तंत्रिका तंत्र कोशिका की सबसे लंबी कोशिका होती है। जन्म के बाद इसमें कोई विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका तंत्र में जन्म के बाद कोई विभाजन नहीं होता है, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम विभाजन का कार्य करता है। ठीक है, तंत्रिका तंतु नस को साइनेपस कहते हैं। तंत्रिका तंतु नस को साइनेपस कहते हैं। साइनेपस के अंतिम छोर पर गोल संरचना होती है। जिसे एक्सान कहते हैं। ठीक है, तंत्रिका तंतु नस को साइनेपस कहते हैं। साइनेपस के अंतिम छोर पर गोल संरचना होती है जिसे एक्सान कहते हैं। ठीक है, एक एक्सान दूसरे एक्सान अवशोषण संरचना के लिए अर्थात तंत्रिका में अवशोषण संरचना के लिए सोडियम की आवश्यकता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होती है। ठीक है, सोडियम की आवश्यकता है, तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन है। अब देखिए उसकी एक संरचना को बनाया गया है तंत्रिका कोशिका के, इसे न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, इस टाइनस है। ठीक है, एक सन है।
अब यहाँ पे दोनों किडनी बनाया गया है, ठीक है। यूरेट्रा पाइप है, ठीक है। यूरेथर है ये, ठीक है। अब अमोनेटेलिस क्या होता है? अमोनेटेलिस वैसे जीव जो उत्सर्जन से अमोनिया निकालते हैं उसे अमोनोटेलिस कहते हैं, जैसे कीट, मछली, हाइड्रा, ठीक है। अमोनेटेलिस क्या होता है? वैसे जीव जो उत्सर्जन से अमोनिया निकालते हैं उसे अमोनेटेलिस कहते हैं, जैसे कीट, मछली, हाइड्रा, ठीक है। यूरियोटेलिस क्या होता है? यूरियोटेलिस, ठीक है, वैसे जीव जो उत्सर्जन से यूरिया निकालते हैं, वैसे जैसे स्तनधारी, मानव, पशु। मतलब यूरियोटेलिस क्या होता है? वैसे जीव जो उत्सर्जन से यूरिया निकालते हैं, जैसे हम लोग पेशाब के माध्यम से यूरिया निकालते हैं। कोटेली क्या होता है? कोटेली क्या होता है? वैसे जीव जंतु जो उत्सर्जन से यूरिया अम्ल निकालते हैं, यूरे कोटेली कहलाता है, ठीक है ना। वैसे जीव जंतु जो उत्सर्जन से यूरिया और अम्ल निकालते हैं उसे यूरियोकैटोली कहते हैं, जैसे छिपकली, पक्षी, गिरगिट और सांप। अब ग्वानेटेली क्या होता है? वैसे जीव जो उत्सर्जन से ग्वानिन निकालते हो, वैसे जीव जो उत्सर्जन से ग्वानिन निकालते हो उसे ग्वानोटेलिक कहते हैं, ठीक है। जैसे मकड़ी, कीटों के उत्सर्जन के लिए हरित ग्रंथि, ठीक है, ग्रीन ग्लैंड पाया जाता है। पेड़ पौधे को गोंद, लस्सा तथा दूध इनका उत्सर्जी पदार्थ होता है। पेड़ पौधे में लस्सा, गोंद तथा पेड़ पौधे का गोंद, लस्सा तथा दूध इनका उत्सर्जी अंग होता है। ब्रेन क्या होता है? अग्र मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। मध्य मस्तिष्क में कार्पोरा होता है, सेरिब्रल या पेंडिकल होता है। पश्चिम मस्तिष्क में सेरिबेलम होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस पर देखते हैं, यह पीयूष ग्रंथि के समीप पाया जाता है, ठीक है, यानी कि सामने, शरीर के सामने, हेड के सामने। यह अंतःस्रावी ग्रंथि से होने वाले स्राव यानी कि बहाव को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस को ताप नियंत्रक कहा जाता है, यानी कि गर्मी को नियंत्रित करता है, ठीक है। यह मोटर ग्लैंड को नियंत्रित करता है, ठीक है, मोटर ग्लैंड को नियंत्रित करता है। यह शरीर के अंदर रक्तचाप, तापमान, भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, गुस्सा, नींद आदि को कंट्रोल करता है। यह आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है। जब शरीर के अंदर को तापमान बढ़ता है तो यह पसीना निकालने का आदेश देता है। हाइपोथैलेमस को इमोशनल सेंटर कहते हैं, ठीक है। अब कार्पोरा, यह देखने तथा सुनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। कार्पोरा क्या करता है? कार्पोरा यह देखने तथा सुनने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? कार्पोरा। देखने तथा सुनने की क्रिया को नियंत्रित करता है कार्पोरा। सेरिबुलम पेंडिकल क्या होता है? यह ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है, ठीक है। सेरिबुल पेंडिकल क्या होता है? ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है, ठीक है। सेरिबुल पेंडिकल क्या होता है? सेरिबुल पेंडिकल क्या होता है? ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। सेरिबुल पेंडिकल क्या होता है? ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है, ठीक है। सेरिबेलम क्या होता है? ये ब्रेन को दूसरा भाग, सबसे बड़ा भाग है, ठीक है। यह ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। यह संतुलन बनाए तथा ऐच्छिक मांसपेशियों पर नियंत्रण रखता है, ठीक है। ये ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। यह संतुलन बनाने तथा ऐच्छिक मांसपेशियों पर नियंत्रण रखता है, ठीक है। अब मेडुला ऑब्लांगेटा क्या है? यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। यह उपापचय, हृदय धड़कन, आहार नाल में पाचन तथा क्रमानुकुंचन को नियंत्रित करता है, ठीक है। मेडुला ऑब्लांगेटा यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है, ठीक है। यह उपापचय, हृदय धड़कन, आहार नाल में पाचन तथा क्रमानुकुंचन को नियंत्रित करता है, ठीक है। अब मेरुरज्जु क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ के हड्डी में अवस्थित होता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? रीढ़ के हड्डी में अवस्थित होता है। इसे द्वितीय ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। यह मस्तिष्क में जाने वाले
उद्दीपनों को नियंत्रित करता है या मस्तिष्क में जाने वाले उद्दीपनों को नियंत्रित करता है, अर्थात सिंगल का संवहन करता है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करता है, ठीक है। वैसी क्रिया जो अतिशीघ्र तथा अनैच्छिक रूप से होता है उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, जैसे छींक आना, पलक झपकना, जमाई लेना, लार टपकना, गर्म वस्तु पर हाथ पड़ने पर अचानक हटा लेना, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, जब मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र के 3 प्रकार होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के 3 प्रकार होती है, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है कि यह तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है यह तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, यह पूरे शरीर को नियंत्रित करने का कार्य करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। इसके अंतर्गत ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड आता है, इसके अंतर्गत ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि परिधानीय तंत्रिका तंत्र, यह मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिकाओं को मिलाकर बनता है, ठीक है। परिधानीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, यह मस्तिष्क से निकलने वाले 12 जोड़ी तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यह मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले तंत्रिकाओं में से कुछ तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। इसका मुख्य रूप से 2 कार्य हैं, अनुकंपीय क्रिया और परानुकंपीय क्रिया, ठीक है। अनुकंपीय क्रिया, इस क्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित घटना होती है, ठीक है। जैसे हृदय गति का तेज हो जाना अनुकंपीय क्रिया के कारण, ठीक है। लार ग्रंथि से लार कम बनना, ठीक है। अनुकंपीय क्रिया के कारण लार ग्रंथि से लार कम बनना और आँखों का फैल जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, ठीक है। ये किसके कारण होता है, स्वायत्त तंत्रिका यानी कि स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र के कारण ये सब होता है। अब यहाँ पे है जैसे कि पसीना अधिक आना भी इसी के कारण होता है, ठीक है। पैर थरथराने लगना इसी के कारण होता है। अब परानुकंपीय क्रिया क्या होता है, यह मस्तिष्क से निकलने वाले 12 जोड़ी तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। परानुकंपीय क्रिया क्या होता है, यह मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। तंत्रिका में आवेश या संरचना, तंत्रिका में आवेश संरचना के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। Na यानी कि नाइट्रोजन आवश्यक होती है, ठीक है। वैसे नसें जो आवेग यानी कि सिग्नल को ले जाने का कार्य करते हैं उन्हें तंत्रिका या नर्वस कहते हैं, ठीक है। नर्वस 3 प्रकार का होता है, मोटर नर्वस, ठीक है, सेंसरी नर्वस और मिक्स्ड नर्वस, ठीक है। अब मोटर नर्वस क्या होता है, यह आवेग को ब्रेन से बॉडी तक ले जाता है। मोटर नर्वस क्या होता है, ये आवेग को ब्रेन से बॉडी तक ले जाता है। मोटर नर्वस क्या होता है, ये आवेग को ब्रेन से बॉडी तक ले जाता है, ठीक है। और सेंसरी नर्वस क्या होता है, शरीर से आवेग को ब्रेन तक ले जाता है, शरीर से आवेग को ब्रेन तक ले जाता है, ठीक है। और मिक्स्ड नर्वस क्या होता है, यह सिंगल को ब्रेन से बॉडी तक और बॉडी से ब्रेन तक ले जाने का कार्य करता है, ठीक है। अब रिमार्क क्या इसमें देखना है, इसमें देखना है मस्तिष्क का एक भाग पॉन्स होता है जो श्वसन आदि को नियंत्रित करता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड ज्ञानेंद्रिय से सूचना को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से आए हुए क्रियात्मक सूचनाओं को क्रियात्मक अंगों तक भेजने का कार्य करता है। यही कारण है कि स्पाइनल कॉर्ड को तंत्रिका आवेग का प्रसारण केंद्र यानी कि रियली सेंटर कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अभी हम लोग लगभग कर लिए हैं, चैप्टर 42 तक कर लिए हैं। टोटल इसमें कितना है, 64 गो है। नेक्स्ट वीडियो में आगे 14 को जो बचा हुआ है उसको हम लोग कर लेंगे। धन्यवाद।